आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं कर सकते. Example 36, where P had advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. दिख रहा है गलत हो रहा है. It was held that P was not entitled to recover the amount, since the agreement had for its objects a divorce of D from her husband, and the promise of marriage given under these circumstances was against good morals. Example 37. A asks B, if you arrange a girl for marriage with me, I will give you 50,000. Here the contract is void as it is immoral. अब एक एक करके चालू होंगे. Sixth, when constitution is opposed to public policy. The expression public policy can be interpreted either in a wide sense or a narrow sense. The freedom of contract may become illusory unless the scope of public policy is restricted. Janhit, basically. In the name of public policy, freedom of contract is restricted by law only for the good of the community. अब उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, वो नीचे लिस्ट दी हुई है बड़ी सारी. Some of the agreements which are held to be opposed to public policy are, और एक लंबी जो लिस्ट दी है 1 2 3 4 5 6 जा रहा है 9 तक. उन 9 के अंदर ऑब्वियसली पहले 4 काम के, बाकी सब टाइम पास है, इजी है. मतलब पहले 4 अच्छे हैं. उसमें हम फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज ट्रेडिंग विद एनिमी. कंपनीज एक्ट में किया था अपन ने, डायमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, एग्जैक्टली सेम है, पढ़ लेते फिर भी. एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग अलाइजेंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया without the license of the government of India is void, as the object is opposed to public policy. Here the agreement to trade offends against the public policy by tending to prejudice, मतलब नुकसान, the interest of the state in times of war. State मतलब इंडिया. तो वॉर के दौरान अगर आप एनिमी के साथ ट्रेड करते हो, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्जाम्पल दिया है बहुत ही प्यारा और प्रैक्टिकल. India entered in a war-like situation with China. Mr. A from India entered into contract with China for import of toys. गलत है सर. Such contract is void, as China is alien enemy of India. The contract, if made before such war-like situation, may be suspended or dissolved. फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया उसने आपको. Like India felt apps like TikTok and PUBG will provide some internal information of the country, hence such apps were banned. And any contract with them were dissolved. तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अंदर सबसे पहला सबसे आसान पॉइंट हो गया ट्रेडिंग विद एनिमी, जो कंपनीज एक्ट में भी था. फिर सेकंड वाला एग्जाम का क्वेश्चन विच इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. लास्ट क्लास में अगर आप आए होंगे तो हमने इसको ऊपर लिखा था एक जगह, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, ड्रॉप प्रोसिक्यूशन वाला. अभी वापस क्यों चली गई? नहीं आई थी वे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाद में करता हूँ मैं. 1 तारीख तक की प्रॉब्लम है. 1 तारीख से सब पूरा नया स्टाफ आ जाएगा, 3 4 लोग आ जाएंगे. 1 तारीख तक दिक्कत है बस. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए. बेसिकली पैसे की लेन देन करके केस को सल्टा देना, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. मतलब केस ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है एंड आप पैसे वैसे देके उस केस को खत्म कर रहे हो. दिस इज नॉट अलाउड. फिर उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा. अब बुक में देखो आपको वर्ड्स मिलेंगे कंपाउंडेबल, अनकंपाउंडेबल. आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे. कंपाउंडेबल मतलब बड़े बड़े कांड, अनकंपाउंडेबल मतलब छोटे छोटे कांड. अभी भी नहीं आया, रीस्टार्ट करने के बाद भी. स्टार्ट करते पढ़ना उसको एक बार अपन. An agreement to stifle prosecution, that is, an agreement to prevent proceedings already instituted from running their normal course using force, tends to be perversion or abuse of justice. Therefore, such an agreement is void.
द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट ट्रेड विद द फेलिनी, कोर्ट के कामकाज में आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए. द कॉम्प्रोमाइज अवेनिंग पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल. फिर उसको डिवाइड करा दो पार्ट के अंदर. अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर इज हाउएवर अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस and an agreement to drop proceedings relating to such offence with or without the permission of court, as the case may be. In consideration, the accused promising to do something for the complainant is not opposed to public policy. तो मैं मार्क करूंगा उसके अंदर कंपाउंडेबल को और नीचे मार्क करूंगा नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को. और फिर अपन समझने की ट्राई करते हैं कि क्या होता है इसका मतलब कंपाउंडेबल का और नॉन कंपाउंडेबल का. हमको शायद एग्जाम्पल दिया होगा, मेरे घर पे हाउस पार्टी वाला दिया था, उसके अंदर हमने इससे बात करी थी. यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था आपको ये वाला कि चोर पकड़ा गया था और फिर हमने उसको बोला था कि हम आपके खिलाफ केस वापस ले लेंगे, आप हमें पैसा वापस दे दो. हमने ऐसा डिस्कस भी किया था कि दिस इज़ नॉट अलाउड बिकॉज उसी को बोलते हैं स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन. अब बना क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, या इसकी भाषा में बोले तो अनकंपाउंडेबल ऑफेंस. तो कंपाउंडेबल मतलब छोटा मोटा ऑफेंस, अनकंपाउंडेबल मतलब बड़ा ऑफेंस. तो अगर छोटा मोटा ऑफेंस है उसमें आप पैसे वैसे देके केस को सल्टाते हो, इट इज अलाउड. बड़ा ऑफेंस है उसमें इट इज नॉट अलाउड. वापस पढ़ते हैं, अब शायद बेटर समझ में आएगा. तो कंपाउंडेबल मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस. जैसे आप रॉन्ग साइड में जा रहे थे, किसी कार को आपने ठोक दिया, अब उसमें आपने उसको बोला कि भाई जितना भी तेरी कार के अंदर नुकसान हुआ मैं पैसा दे देता हूँ, क्या कोर्ट में जाने का, दैट इज अलाउड. पर चोरी वोरी वाले केस में, मर्डर वाले केस में पैसा देके नॉट अलाउड, क्योंकि वो सब अनकंपाउंडेबल हो गए, बड़े बड़े ऑफेंस. कंपाउंडेबल मतलब छोटे छोटे ऑफेंस. वापस पढ़ते हैं, अब बेटर समझ में आएगा. अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर इज हाउएवर अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड an agreement to drop proceeding relating to such offenses, मतलब compoundable offenses, with or without the permission of the court, as the case may be. In consideration, the accused promising to do something for the complainant is not opposed to public policy. Thus, where A agrees to sell certain land to B in consideration of B abstaining, मना करना, from taking criminal proceedings against A with respect to an offense which is compoundable, the agreement is not opposed to public policy. क्यों? क्योंकि कंपाउंडेबल है. बट इट इज अदरवाइज इफ द ऑफेंस इज अनकंपाउंडेबल, मतलब उसके अंदर पैसे की लेन देन नहीं चलेगी. आगे ठीक है, चोरी वाला एग्जांपल, चोर वाला. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी. अच्छा पॉइंट है. मेंटेनेंस वर्ड बना मेंटेन वर्ड से. मेंटेन का मतलब वो बोल रहा है कि सर आप किसी को कोर्ट में लेके जा रहे हो बिना किसी रीजन के, सिर्फ उसको हैरान परेशान करने के लिए, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस. जैसे एक भाई अपने दूसरे भाई के ऊपर केस करता है सिर्फ इसलिए कि उसका भाई फिजिकली और मेंटली ट्रेन हो जाए और उसको मजा आएगा उसको परेशान करने में, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस. देखते हैं क्या लिखा उसने. मेंटेनेंस इज एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट, वहीं से मेंटेनेंस वर्ड बना, टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट. कितना प्यारा एग्जांपल दिया 39 के अंदर. ए ऑफर बी ₹2000 इफ ही सूज सी फॉर अ केस विच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ. क्यों करें सर? लिखा उसने आगे, जस्ट टू एनॉय सी, उसको परेशान करना. सच अग्रीमेंट इज मेंटेनेंस अग्रीमेंट, हैरान परेशान करने वाला. ठीक है. फिर उसके जैसा एक और आता है चैम्पार्टी. चैम्पार्टी से इतना बोलता है कि सर आपका लॉयर आपको ऐसा बोलता है कि मैं तेरे लिए केस लड़ूंगा, केस जीत जाऊंगा अगर तो आधे पैसे मेरे. उसको बोलते हैं चैम्पार्टी. मतलब लॉयर आपका फायदा उठा रहा है, वो सिर्फ लॉयर के केस में ही लगेगा. देखते हैं क्या बोलता है. चैम्पार्टी इज एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन, मतलब लॉयर की बात कर रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, कि भाई जो भी तू जीतेगा केस के अंदर उसका आधा पैसा मेरा. एग्जाम्पल 40 देखते हैं, वही जो हमने डिस्कस करा अभी. ए अग्रीज टू पे एक्सपेंसेस टू बी इफ ही सूज सी एंड बी अग्रीज टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सच सूट. दिस इज एन अग्रीमेंट ऑफ चैम्पार्टी.
द अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चैम्पाटी इज वैलिड अनलेस, कब उसको चैम्पाटी मेंटेनेंस माना जाएगा, कब माना जाएगा? पहला, इट इज अनरीजनेबल। दूसरा, इट इज मेड बाय अ मैलिशियस मोटिव, मैलिशियस मतलब खराब इंटेंशंस, रॉन्ग इंटेंशंस। इट इज मेड बाय मैलिशियस मोटिव लाइक दैट ऑफ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन और ऑप्रेसिंग, ऑप्रेसिंग मतलब दबाव, प्रेशराइज करना, उसको बोलते हैं ऑप्रेसिंग। ऑप्रेसिंग अदर पार्टी बाय एनकरेजिंग अनराइटियस सूट्स एंड नॉट फॉर द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ असिस्टिंग अ क्लेम बिलीव्ड टू बी जस्ट। तो मैलिशियस का अपोजिट बोनाफाइड, ठीक है, मालाफाइड, बोनाफाइड। मालाफाइड मतलब बैड इंटेंशन, बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन। तो अगर इंटेंशन गुड है तो मेंटेनेंस चैम्पाटी नहीं है, अगर इंटेंशन खराब है तो मेंटेनेंस चैम्पाटी है। अब अगर मेंटेनेंस चैम्पाटी है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कितना सिंपल है, पढ़ सकते तीनों पॉइंट। आई विल वेट, काम का तीनों पॉइंट काम का। दो मिनट वेट कर लो मैं। मेंटेनेंस चैम्पाटी, थर्टी सेकेंड्स मोर। आगे बढ़ते थे। फोर्थ, अगेन एग्जाम का क्वेश्चन, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन। सिंपल भाषा में सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि सर आप किसी को पैसे वैसे देके आना और ना कि किसी से पैसा लेके नौकरी पे लगाना। तो अगर आप पैसा लेके नौकरी पे किसी को लगा रहे हो, इट इज दिस पॉइंट, दैट इज ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। सर टाइटल्स में क्या आ जाएगा? पब्लिक रिवॉर्ड्स, जैसे पद्म भूषण या पद्म विभूषण, ऐसे जो अवार्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आ गए। तो पैसे देके अगर आप वो अवार्ड खरीदते हो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखते एक बार क्या लिखा एग्जाम का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का 2 मार्क का आता है। An agreement to trafficking in public office is opposed to public policy as it interferes with the appointment of person best qualified for the service। जो डिजर्विंग बंदा है उसकी आप जगह रोक रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested, the government job। The following are the examples of agreements that are void since they are tantamount to, मतलब they result into sale of public offices। दोनों मैं आपको सिखा दिए, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ उनको सर। फर्स्ट, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire। उसको आप बोलोगे तो रिटायर हो जा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? so that another person may secure the appointment, it is void। सेकेंड में पढ़ा दिया मैंने आपको सर। an agreement to procure a public recognition like Padma Vibhushan for reward is void। एग्जाम्पल भी दे रखा है उसने आपको, एग्जाम्पल 41, H paid ₹15,000 to the officer to give his son the job in the forest department of India, मतलब गवर्नमेंट जॉब है। On failure by officer, he couldn't record the amount, as such contract amounts to trafficking in public office, which is opposed to public policy। तो पहले चारों पॉइंट हो गए जो एग्जाम में आते हैं, ऑल द 4 पॉइंट्स काम के यही। ठीक है, अब स्टिफलिंग के अंदर सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी आपको इसे नॉलेज के बता देता हूँ। कंपाउंडेबल ऑफेंस उनको बोलते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा होता है फाइन ओनली, या फिर लिखा होता है फाइन
और imprisonment, uncomfortable मतलब फाइन एंड imprisonment। बीच में एंड आ गया मतलब बड़ा वहाँ पे फाइन ओनली है या फाइन और imprisonment मतलब छोटा मोटा था, बट ठीक है सब आपके सी फाइनल में आएगा। आगे तो काम के चारों पॉइंट अपने हो गए, ठीक है। हम पांचवे पे आते हैं जो बहुत ही आसान पॉइंट है, सबको समझ में आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है सर। अग्रीमेंट्स टेंडेड टू क्रिएट मोनोपोलीज। जैसे हम एग्जांपल है इसका, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आपको 2 मिनट। इंडिया के अंदर होल स्केल पर बात करें, 2 मेजर आउटलेट्स हैं इन द पिज्जा इंडस्ट्री। एक ऑब्वियसली आपका डोमिनोज और दूसरा पिज्जा हट। दोनों लड़ रहे हैं, फियर्स कंपटीशन। अब क्योंकि इनके बीच में फियर्स कंपटीशन है, वी कैन सी बहुत सारी छोटी मोटी ब्रांड्स जो एक्सपैंड होने का ट्राई कर रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा लापिनोज, ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके अलावा 1441 पिज़्ज़ेरिया नाम सुना हो तो, गरीबों पुअर पीपल। इसके अलावा जोइस तो चल इंडिया लेवल पे काम नहीं कर रहा, और कोई फेमस स्मोकिंग जोस, और कोई एक और मोजो पिज़्ज़ा अक्रॉस इंडिया काम कर रहा है। और कौन सा नाम बोला? ओवन स्टोरी, बहुत ही वाहियात पिज़्ज़ा पर ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा है ओवन स्टोरी, ठीक है। हम 5 पिज़्ज़ा आउटलेट नाम लिखे जो अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, और वो ये लोग काम कर पा रहे हैं बिकॉज इन दोनों के बीच में फियर्स कंपटीशन है। फियर्स कंपटीशन इन द सेंस वो अपना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, नॉर्मल रख रहे हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज केम आउट विथ सो मेनी न्यू पिज़्ज़ाज। अब बीच में लेकर आया था चीज़ लावा, बहुत ही गंदा था, और सुना होगा आपने शायद, हाँ, बीच में वो गंदा सा कटोरी, इतना सस्ता सा वो प्लास्टिक का रखते हैं, उसके अंदर वो चीज़ डिप्पल। उसके पहले आपने देखा हो तो 2 चीज़ वाले पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करे थे उन्होंने, चीज़ डोमिनेटर और एक 5 चीज़ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हट की बात करो, उन लोग लेकर आए थे मोमोज पिज़्ज़ा। गरीबों, पिज़्ज़ा के साइड्स में मोमोज के 5 पीस थे, बहुत ही गंदा, अति गंदा, बट ठीक है, दैट इज इनोवेशन। तो कुछ चलता है कुछ नहीं चलता, ठीक है। अब ये सब इनोवेशन और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज कंपटीशन, और ये लोग भी उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू लापिनोज, इट केम आउट विद द कंसेप्ट ऑफ हाफ ऑफ पिज़्ज़ा, आधा पिज़्ज़ा मार्गरीटा। हाँ, अब तो सब लेकर आ गए, आधा पिज़्ज़ा मार्गरीटा, आधा पिज़्ज़ा लेट्स से फार्म हाउस, ठीक है। तो आपको एक ही पिज़्ज़ा के अंदर 2 टाइप के वैसे पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ सपोज वन फाइन मॉर्निंग हम सुबह उठे एंड वी हैपन टू सी अ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर के वी हैव अ न्यू पिज़्ज़ा आउटलेट इन इंडिया विद द नेम ऑफ डोमिनोज हट। डोमिनोज पिज़्ज़ा हट का अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया। अब इससे दिक्कत कहाँ है ये सुनना। हम डोमिनोज की बात करते हैं, ठीक है, डोमिनोज के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सर चीज़ बर्स्ट बहुत अच्छा है, डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉस्ट कम है, ये पॉजिटिव्स है डोमिनोज के। नेगेटिव्स की बात करें तो उसका सर जो पिज़्ज़ा बेस है, ठीक है, दैट इज नॉट सो सॉफ्ट, अच्छा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी गार्लिक ब्रेड ओके ओके, मतलब खराब नहीं, अच्छी नहीं, ओके ओके है। इंग्रेडिएंट्स फ्रेश फील नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम पिज़्ज़ा की बात करें अगर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, पॉजिटिव की बात करें अगर पहले, सर पिज़्ज़ा का बेस इज एकदम सॉफ्ट, एकदम अच्छा, इंग्रेडिएंट्स एकदम फ्रेश फील करते हैं। नेगेटिव की बात करें, चीज़ बस एकदम बकवास है विद द नेम ऑफ चीज़ ब्लास्ट, डिलीवरी तो महावाहियात है, और कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। नाउ सपोज ये दोनों मिल जाते हैं, इन दैट केस सर वी विल हैव अ पिज़्ज़ा चेन जिसके अंदर चीज़ बर्स्ट अच्छा है, डिलीवरी अच्छी है, कॉस्ट कम है, बिकॉज मिल जाएंगे तो और स्केल बढ़ जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, पिज़्ज़ा बेस सॉफ्ट है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। सर ये सबकी दुकान बंद हो जाएगी। चल वो भी एक टाइम पे ठीक है।
अब जब सबकी दुकान बंद हो जाएगी तो ये चार्ज करेगा पिज्जा का 1000 रुपया। खाए तो खाने तो मत खा, कोई इनोवेशन भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हम ही है मार्केट में और कोई है ही नहीं। तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर दी पब्लिक एट लार्ज। और पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, सिंगल सेलर, बस मेरे को इतना इकोनॉमिक्स आता है, पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या बोलता है। फिफ्थ, अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज नहीं चलेगा। Agreements having for their object the establishment of monopolies are opposed to public policy and therefore void. Example दिया अच्छा सा, XYZ and ABC were the only manufacturers of oxygen cylinders in West Bengal. They both entered into contract of supplying the same at a very high rate and enjoy the monopoly rates during the COVID period in the country. Such contract is opposed to public policy as they intended to create monopolies. बस अब बाकी सारे आसान है, हम फिर भी पढ़ लेंगे उनको। स्टार्टिंग विद सिक्स्थ, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल भी दिया कि कितना गंदा। एन अग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। पर नीचे क्लैरिफिकेशन भी दिया उसने जो एकदम सेंसिबल है। मैरिज ब्यूरो म्हणजे शादी.com, जीवन साथी.com, और कौन से होते हैं, मैं त्रिवेदी दीदी को सब पता है, ठीक है, ये सब चलेगा। क्यों? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपके मानने पे, ठीक है। तो बोलता है मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट। फिर एग्जाम्पल दिया उसने विच वी नो ऑलरेडी। अ सम ऑफ मनी वॉज अग्री टू बी पेड टू द फादर इन कंसिडरेशन ऑफ हिज गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज, हेंस सच अ प्रॉमिस अमाउंटेड टू मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस वॉइड। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, मां कसम नारायण सर आ गया, पुरोहित। Where a Purohit was promised a certain sum of money in consideration of procuring a second wife, मां कसम, for the defendant, it was held that the promise was opposed to public policy and thus void. ये procure word बहुत ज़्यादा गलत हो गए। सेवेंथ, ऐसा कोई भी काम जो बाधा डाले कोर्ट के कामकाज में, even that is void. That is interference with the course of justice. एग्जाम्पल दिए दो अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void. हम को पैसा देते हैं, जजमेंट हमारे फेवर में देना नहीं चलेगा, as it is opposed to public policy. So also is an agreement by A to reward B who is an intended witness in a suit against A in consideration कि भाई तू कोर्ट में गवाही देने आना ही मत, पैसे देंगे तेरे को, void. For the same reasons, an agreement which contemplates the use of underhand means to influence decision, वही पैसा देना, is void. 8 अगेन आसान बकवास, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। आपको जो काम करना चाहिए था आप वो काम नहीं कर रहे। मैं सीधा एग्जांपल नंबर 2 पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X if X pays to A rupees 2 lakh privately. The agreement is void. आप ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1, an agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another. गलत है सर, आप प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो, आप उसका ही काम करोगे, उससे ही पैसे लोगे। लास्ट 9th बकवास अगेन, consideration unlawful in part. By virtue of section number 24, if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any of the several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. समझ में आया नहीं? एग्जाम्पल देखते हैं। The general rule is that where the legal part of a contract can be severed, मतलब अलग करना, from the illegal part, the bad part may be rejected and the good one can be retained. But where the illegal part cannot be severed, पूरा का पूरा void हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा था हमने इसका यूनिट नंबर 2 में, वापस एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को अपना घर रेंट पे दूंगा
एंड अगर तू चाहे तो घर के अंदर तू गैम्बलिंग भी कर सकता है, पर उसके लिए मैं अलग से 1 लाख रुपए लूँगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको और इसको अलग कर सकते हैं, मतलब ये एनफोर्सेबल होगा, ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। एक वापस पढ़ता हूँ, शायद समझ में आएगा बेटर। Where the legal part of the contract can be severed from the illegal part, the bad part may be rejected and the good one can be rejected. But where the illegal part cannot be severed, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। सबका समरी करके दिया है 5 पॉइंट के अंदर, जो काम के थे 5 पॉइंट। आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आपका रिविजन हो जाएगा। आई वेट, पूरा टेबल मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, मॉड्यूल में नहीं है, समरी रिविजन के लिए। उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मैं वेट करता हूं। ऑल द 5 पॉइंट्स। लास्ट वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कॉन्क्यूबिनाज, मतलब बिना शादी के साथ में रखना। लिव इन जैसा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड एग्रीमेंट सुपर इंपॉर्टेंट। 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 11 टॉपिक्स हैं। उन 11 में से हम लोग 5 कर चुके हैं, 6 बाकी है हमारे, मतलब आधा हो गया, आधा बाकी है हमारा। और जो आधा बाकी है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। वॉइड अग्रीमेंट्स, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है वो सारा हो चुका है, ऐसा आपको लगना चाहिए। जैसा आई कैन सी, मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज हो चुका अपना। अग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक हो चुका अपना। अग्रीमेंट्स द कंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल हो चुका अपना। अग्रीमेंट द कंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स हो चुका अपना। अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंस्ट्रक्शन सेक्शन 25 हो चुका अपना। लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो चुका, राइट हैंड साइड पूरा बाकी है, और वही काम का है। पहला दिख रहा है मुझे अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ मैरिज, फिर अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ ट्रेड, और फिर अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तीनों के अंदर एक वर्ड कॉमन दिखा सर, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। तो मैंने किसी को पैसा दिया, उसको बोला कि तू शादी मत करना, इट इज वॉइड। आप किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते पैसा वैसा देके। तो 26 बहुत आसान है, 27 वेरी इंपॉर्टेंट, 28 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखोगे तो हम 29 कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 10 के अंदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर चुके हैं। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। कोई एग्जांपल याद ना आ रहा हो तो हमने ऑयल वाला एग्जांपल किया था, 100 लीटर्स ऑफ ऑयल, पर ये नहीं पता था कौन सा ऑयल। तो 9 पॉइंट भी अपना हो चुका। फिर आप 11 पॉइंट देखोगे, ये भी कर चुके हैं, हम करेंगे वापस। सर कहाँ पे किया था इसको अपन ने? यूनिट नंबर 4 के अंदर अपन जाके देखा था इसको, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, सेक्शन 56, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट, वो भी अपन कर चुके। वापस देखेंगे, पर बता रहा हूँ कि वो भी अपन कर चुके हैं। मतलब पढ़ने के लिए एज ऑफ नाउ नया अपने पास 6, 7, 8 और 10 ही है, बाकी सब रिपीट है। इवन उसने भी आप देखोगे नोट्स के अंदर तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं करा, सीधा यहाँ से चालू करा। देख, अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ मैरिज, क्योंकि वो सब हो चुका है पहले ऑलरेडी। 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से करते हैं। 7th वेरी इंपॉर्टेंट, 8th वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है। पहले इजी वाला कर लेते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, किसी को शादी वादी करने से रोकना, पैसा देना कि शादी मत कर, वो सब नहीं चलेगा। एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। अरे माइनर का तो वैलिड होगा ना, माइनर को शादी से रोकना तो वैलिड ही होगा, तो अदर देन माइनर इज वॉइड, क्योंकि माइनर को रोकना तो वैलिड है। सो इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर agrees to for good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as void agreement। बहुत ही इसी सा एग्जांपल दे रखा है। A promises to pay rupees 10,000 to B if he does not marry C, void। The following points need to be noted in this regard। अच्छा पॉइंट है, a promise to marry a particular person does not imply any relation of marriage, कि मैं उससे ही शादी करूंगा तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? एंड देयरफॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल दिया है जो ने अभी भी पढ़ा, ए अग्रीज विद बी दैट ही विल मैरी हर ओनली, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। फिर नीचे हमने अभी पढ़ा, एन अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द मैरिज ऑफ अ माइनर इज।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर सेल लीड वाज माय एक्सपेंसेस ऑफ माइना का सेल लीड, ठीक है, माइना का है तो इस पर 27 सर, सुपर इंपॉर्टेंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ऑफ ए 28B, सुपर इंपॉर्टेंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन नंबर के साथ आपको आना चाहिए, दोनों के दोनों। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अग्रीमेंट इन रिलेशन ऑफ ट्रेड, 7 मार्क का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक इकलौते पॉइंट से। एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा, सपोज हम गए सामने, आपने नाम सुना होगा, मंगेश वड़ा पाव, सुना है? शाम के टाइम पे सामने खड़ा रहता है, फेमस है काफ़ी। हम गए उसके दुकान के बाहर और जाकर हमने बोला कि हमें दुकान खरीदनी है, ठीक है। हमने देखा उसकी दुकान पे क्या क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ थिंग्स वर देयर। जैसे सबसे पहले तो उसका जो लॉरी है इस पर वड़ा पाव बेचता है, लेट्स से द लॉरी इज कॉस्टिंग 50,000 का होगा, कितना होगा, 20,000 का होगा। इसके अलावा उसकी दुकान पे आई कुड सी रॉ मटेरियल्स, दैट इज पटेटोज, पाव, अनियंस, ऑयल, बेसन, सब मिला के कितना, 5,000 यूटेंसिल्स होंगे सर कुछ 2,000, और क्या होगा, पाव नहीं, वो तो लिख दिया अपने, सब कुछ लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। सब मिला के टोटल खर्चा आया असेट्स का 27,000। मैं उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 3,000 टिप देता हूँ, 30,000 रुपये, आज से तेरा दुकान मेरा। वो बोलेगा सर मैं आपको दुकान बेच तो दूंगा बट आई विल टेक मिनिमम 10 लाख। तो भाई तो पागल हो गया है, तेरी दुकान पे असेट्स की कीमत 27,000 है और तू मुझसे 10 लाख मांग रहा है, किस बात का? वो बोलता है सर गुडविल का। मैं 10 साल से यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ, मैंने अपना नाम कमाया, रिपीट कस्टमर्स कमाए, लॉयल कस्टमर्स कमाए, खून पसीना बहाया, ये उसका पैसा है। आपको मैं एक रेडीमेड ब्रांड नेम दे रहा हूँ, बने बनाए कस्टमर्स दे रहा हूँ, चाहिए तो बोलो। मैंने कहा ठीक है चलो, 10 लाख डन, दे दिया उसको मैंने। सो नाउ बेसिकली आई एम दी ओनर ऑफ मंगेश वड़ा पाव। आप किसी आदमी को रखेंगे और वड़ा पाव बेचेगा अपने लिए, अपन पैसा कमाएंगे। द वेरी नेक्स्ट डे आई हैपन टू सी, जहाँ हम ये लॉरी लेके खड़े हुए हैं उसके बाजू में एक और आ गया विद द नेम ऑफ न्यू मंगेश वड़ा पाव, और ये वही आदमी था जिससे मैंने दुकान खरीदी थी। कितना ऑब्वियस है सर, ये 10 लाख देने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये नाम मेरा हो गया और लोग तो अभी इसके पास ही जाएंगे ना सर। इन दैट केस मैं क्या करूँगा, इसका गुडविल परचेज करते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, वही अपन पढ़ रहे हैं अभी। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी, तुम मुझे बोरीवली वेस्ट के अंदर वड़ा पाव स्लैश समोसा पाव बेचता हुआ नहीं दिखना चाहिए अगले 2 साल तक। अब इसको बोलते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को धंधा करने से रोकना। लॉ में क्या बोलता है, दिस इज अलाउड। ऑल्दो हम क्या पढ़ रहे हैं, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड अग्रीमेंट। मैं आपको उसका एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं पहले कि सर ये आपको दिखना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब इट इज़ सेंसिबल, कि अगर मैंने किसी का गुडविल परचेज करा है
तो मैं उसको ऑब्वियसली रोक सकता हूँ कि भाई तू उस एरिया के अंदर अगले 1-2 साल तक धंधा मत करना। सपोज इन द वेरी सेम एग्जाम्पल हम उसको ऐसा बोलते कि भाई तू पूरे मुंबई के अंदर वड़ा पाव या समोसा पाव मत बेचना कभी भी, दिस इज नॉट अलाउड। ये अपने सेक्शन 27 में आ जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं अनरीजनेबल, और इसको बोलते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। दिस इज वॉइड अग्रीमेंट। कंक्लूजन, अगर रोकना टोकना रीजनेबल है तो इट इज अलाउड, अनरीजनेबल है तो इट इज नॉट अलाउड। को दो एग्जांपल और देता हूं। मेरा और पी का भी एग्रीमेंट है 8.5 पेज का। उसमें एक क्लॉज में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अक्रॉस मुंबई फेस टू फेस सी का कोचिंग कहीं नहीं दे सकता। कितने साल तक सर? जब तक मैं पी से जुड़ा हूं तब तक। दिस इज अलाउड। क्यों? क्योंकि रीजनेबल है। अगर आप हमारे यहाँ पे सी का कोचिंग दे रहे हो, अगर आप दूसरी क्लास में जाके वापस सी का कोचिंग ही दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज सेंसिबल, दिस इज अलाउड। इसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं अगर चाहूँ CS पढ़ाना कहीं और तो मैं कहीं भी एडोइट में पढ़ा सकता हूँ, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। BCom पढ़ाना है पढ़ा सकता हूँ, MBA पढ़ाना है पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। दिस इज मिठी बाई एंड नरसिंह मोंची कॉलेज, BCom वाला पार्ट, CS वाला इस प्रोविंस की क्लासेस है, वहाँ पढ़ाता ही हूँ मैं। एंड इसलिए दिस इज रीजनेबल कि आप CA मत पढ़ाओ, आप कुछ और पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा सकते हो दूसरी क्लासेस में, और मैंने साइन करा है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फिर आपको एक और एग्जांपल दूं मैं, अगर किसी के पास आईफोन है, यहाँ पे आईफोन, एक के पास भी आईफोन नहीं है, उसके पास है ना, उसके पास सऊदी अरेबिया के पास, उसके पास भी नहीं है। मैं आपके साथ एयर ड्रॉप पे शेयर करता रहे एक क्लिप अच्छा वाला इस टॉपिक का, अभी कैसे शेयर करूंगा? तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ना तुम सबका, उस पर शेयर कर देता हूँ। ब्रेक में करता हूँ, ढूंढना पड़ेगा, नोट्स में सेव कर रखा है मैंने। तो बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ पहले। मतलब मैंने भी देखा हुआ है, तो जैसे मेरी जो रियल सिस्टर है उसने ज्वाइन किया था 2012 के अंदर एरिक्सन। उस टाइम पे 3G आने वाला था, तो एरिक्सन ने मेरी बहन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि आप 3 साल तक हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते, बताया था मैंने। और अगर आप जाते हो तो आपको 20 लाख देना पड़ेगा। अब मुझे उस टाइम पता नहीं था, मैं तो CA में जस्ट घुसा ही था उस टाइम पे। ये सब डराने के लिए होता है सर, दिस इज इनवैलिड। मतलब अगले दिन में अगर छोड़ के चले जाओ ना तो एरिक्सन वाले कुछ नहीं कर सकते। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते क्यों है? डराने के लिए। तो अपन CA करें तो अपन को पता है कि ये इनवैलिड है। जो CA नहीं करा, साइंस बैकग्राउंड वाला है, उसको क्या पता होगा? वो तो डर के 3 साल तक काम करेगा ना सर। हमको पता होना चाहिए कि ये सब इन्फोर्सेबल ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ होता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो कंक्लूजन में समरी की बात करें अगर, तो मुझे इतना आना चाहिए, पहला पॉइंट सर, रेस्ट्रिक्शंस हैं अगर वो रीजनेबल हैं, वैलिड। रेस्ट्रिक्शन है एंड वो अनरीजनेबल है, वॉइड। वॉइड के अंदर भी वॉइड अग्रीमेंट। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिए, फिलहाल दोनों लिख देता हूं मैं। एक, सेल ऑफ गुडविल, इसके अंदर आप रोक टोक डाल सकते हो, जिससे आपने गुडविल खरीदी उसके ऊपर, पर इट हैज टू बी, एग्जाम्पल लिखा हूं सीधा,
within a specified area for a specified period. एग्जाम्पल दिया था हमने बोरीवली / 2 साल, ये चलेगा, रीजनेबल। अनरीजनेबल के अंदर सीधा एग्जाम्पल पूरे इंडिया में फॉरएवर, ये सब नहीं चलेगा सर, क्योंकि वो अनरीजनेबल है। ठीक है, बुक में से देखते हैं एक बार। क्या बोलते हैं 27, लेट्स सी। एन अग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड, रोकना, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट void. But this rule is subject to following exceptions, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, namely where a person sells the goodwill of a business, मंगेश वड़ा पाव, and agrees with the buyer to refrain, मना करना, to refrain from carrying on a similar business within specified local limits, so long as the buyer or his successor carries on a like business therein, such an agreement is valid. फिर गुडविल का मतलब बताया, बकवास, आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे वाला मेरे को पढ़ा दिया मैंने, द लोकल लिमिट्स विद इन विच द सेलर ऑफ द गुडविल अग्रीज नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल। फिर पार्टनरशिप का रेफरेंस दिया, अंडर सेक्शन 36 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इफ एन आउटगोइंग पार्टनर मेक्स एन अग्रीमेंट with the continuing partners that he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limit, such an agreement, though it is restriction of trade, will be valid. Kab? If the restriction imposed are reasonable. Similarly, under section 11 of that act, an agreement between the partners not to carry on competing business during the continuance of partnership is valid. कि जब तक आप PA में हो तब तक CA नहीं पढ़ाओगे, valid. But an agreement of service by which an employee binds himself during the term of the agreement not to compete with his employer is not restraint of trade. एग्जाम्पल देखते हैं ना, तीनों एग्जाम्पल काम किए और तीनों अच्छे। एग्जाम्पल 43, be a physician and surgeon employs A as an assistant for a term of 3 years. Okay. And A agrees not to practice as a surgeon and physician during these 3 years. चलेगा सर, लिखा उसमें आगे देख, the agreement is valid and A can be restrained by an injunction, stay order, if he starts independent practice during this period. भाई जब तक आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, आप वही काम कहीं और नहीं कर सकते, ये तो वैलिड ही होता है सर। 44, an agreement by a manufacturer to sell during certain period his entire production to a wholesale merchant is again not restraint of trade. जैसे मैकडी वाला मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि भाई आपको ऐसे आलू उगाने और आप सारे आलू मुझे ही बेचोगे, मैंने कहा ओके, इट विल रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हुआ, तो अग्रीमेंट हो नॉर्मल। 45, बकवास, agreement among the sellers of a particular commodity not to sell the commodity for less than a fixed price to maintain the quality of the product is not agreement in restraint of trade. तो सुपर इंपॉर्टेंट 27 हो गया हमारा। फिर आते हैं 28 के ऊपर, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। 28 से इतना सा बोलता है कि A एंड B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि A B को राइस सप्लाई करेगा और B A को पैसे देगा। सपोज किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं निभाया, दैट इज सपोज A ने B को राइस नहीं दिए या B ने A को टाइम पे पैसे नहीं दिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अपन म्यूचुअली सेटल करेंगे एंड कोर्ट नहीं जाएंगे।
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लॉ मेकर बोलता है नॉट अलाउड। आप किसी को कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते, भले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फॉर अप्रोचिंग द कोर्ट। ये उसका राइट है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख नहीं सकते कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, जा सकते हैं, तो ये नहीं चलेगा। दैट इज 28। देखते क्या बोलता है। An agreement in restraint of legal proceedings is the one by which one party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under a contract through a court, or which abridges the usual period of starting the legal proceedings. A contract of this nature is void. फिर एक्सेप्शंस दिए, दोनों एक्सेप्शंस एक ही हैं सर, आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन, मतलब आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट तो कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो फास्ट ट्रैक होता है, दैट इज अलाउड। युजवेंद्र चाहल और धनश्री ने भी तो यही करा था, आर्बिट्रेशन, कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट कि भाई मैं 8 करोड़ रुपए दूंगा देखो, तो वो चलेगा, दैट इज अलाउड। तो दोनों काम के सेक्शन हो गए 27B और 28B। 29B कर लेते हैं, फिर आपको पढ़ने का टाइम दूंगा 5 मिनट का। 38 नया टॉपिक है जहाँ पे यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाता है। 29 पे आते हैं, रिपीट पॉइंट है अपना। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अरे एग्जाम्पल तक सेम है यार, ऑयल वाला। एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड, बट वेयर द मीनिंग देयर ऑफ इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन द अग्रीमेंट इज वैलिड। ए agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. पर अगर सामने वाला डील करता है सिर्फ कोकोनट ऑयल के अंदर तो सर्टेन है ना सर, तो पता है कोकोनट की बात कर रहे हैं। बट द अग्रीमेंट वुड बी वैलिड इफ द डीलर डील्स ओनली इन कोकोनट ऑयल बिकॉज नाउ इट इज सर्टेन। तो 29 रिपीट था, 27 28 काम का था। इससे क्वेश्चन भी करेंगे आज का आज, आप देख लो एक बार, डाउट है तो पूछ सकते हैं 27 28 के अंदर, बाकी तो बकवास ही है। मैं वेट करता हूँ 2 मिनट। 27 28 इसके बाद स्टार्ट विद 30 और यूनिट नंबर 3 खत्म। लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर का, सुपर इंपॉर्टेंट है, 6 एसी रिमोट मेरे पास नहीं है, मैं कर देता, नहीं तो कम कर दे, 24 कर दे, 27 कर दे। मैच से बैठे तुम लोग फर्स्ट लेक्चर में। अब फोकस करते हैं। नाम पे आते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट। नोटिस वर्दी चीजेस सर, कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ नहीं है, अग्रीमेंट लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली एनफोर्सेबल और नहीं होगा। होता क्या है उसकी बात करें अगर, तो सिंपलेस्ट पॉसिबल भाषा के अंदर वेजरिंग के आगे मैं लिख दूंगा सट्टा, या गैम्बलिंग। एंड अब अकॉर्डिंगली समझ में आ जाना चाहिए। ओ दीदी,
अब अकॉर्डिंगली समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे वेजरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम सट्टे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं. इट इज अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड हेंस वहां पे वेजरिंग अग्रीमेंट लिखा हुआ है. एंड द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 30. देखते हैं इंट्रोडक्शन एक बार. डेफिनेशन काम का. एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी. आगे डेफिनेशन है जो याद करनी पड़ेगी. इट इज एन अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. काम की लाइन. द एसेंस ऑफ वेजर, मतलब इंपॉर्टेंट चीज, द एसेंस ऑफ वेजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज. एक जीतेगा एक हारेगा, डिपेंडिंग ऑन द वे द अनसर्टेन इवेंट टेक्स प्लेस, in reference to which the chance is taken. And difficult line, in the occurrence of which neither of the party has legitimate interest. ये समझ में नहीं आया. एग्जाम्पल दिया नीचे बारिश का, बहुत ही प्यारा, इसे समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल 47. A agrees to pay rupees 50,000 to B if it rains. तो सर रेन वो अनसर्टेन इवेंट हो गया जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. B promises to pay the like amount to A if it does not rain. तो अगर बारिश हुई तो A B को पैसा देगा, बारिश नहीं हुई तो B A को पैसा देगा. The agreement will be by way of wager. आगे का काम का नहीं पढ़ लेते तो एक बार फिर भी. But if one of the parties has control over the event, तो फिर थोड़ी सट्टा हुआ सर. Now the question is, उस लाइन का मतलब क्या हुआ. ऊपर का समझ में आ गया अपन को. 4 लाइन 3 लाइन. It is an agreement involving payment of a sum of money, नीचे दिखा मुझे 50,000, upon the determination of an uncertain event, नीचे दिखा मुझे बारिश. The essence of wager is that each side should win or lose, या तो A जीतेगा या तो B जीतेगा. वो पूरा समझ में आ गया. समझ में नहीं आया ये सर. In the occurrence of which neither party has legitimate interest. अब यहाँ पे A और B की बात करो अगर, तो A और B को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सर बारिश आएगी तो वेजिटेशन अच्छा होगा, गर्मी कम हो जाएगी, रोमांटिक मौसम हो जाएगा, भाड़ में जाए. मुझे मेरे 50,000 प्यारे हैं सर. मतलब मेरा बारिश के अंदर कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है. वो जो भी होगा देखा जाएगा. मुझे मेरे 50,000 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट दैट लाइन मीन्स. द अकरेंस ऑफ विच नाइदर ऑफ द पार्टी हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है सिर्फ स्टेक के अंदर. नीचे तो कार्डिल वाला एग्जांपल दिया हुआ है. इन द केस द डिफेंडेंट्स प्रॉमिस टू पे 100 pounds to anyone who caught influenza after using the smoke ball manufactured by the company. It was held not to be a wager because the user could not lose anything if he failed to catch influenza. The most striking feature of the wager is that each party has equal chance of winning or losing. 50-50 होगा. दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी तो वेजर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ोगे आप एसेंशियल्स ऑफ वेजर के अंदर तो आपको दिखेगा देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ. ये होता है सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करूंगा, वो मुझे कवर देगी. सेकेंड, प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. सर ये भी इंश्योरेंस में होता है. कार का एक्सीडेंट हुआ तो पैसा देंगे, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पैसा नहीं देंगे. तीसरा, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट. कार का एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो अब तक तो यही लग रहा है कि सर इंश्योरेंस भी सट्टा ही होता है, पर अगले 3 पॉइंट के अंदर ऐसा नहीं लगेगा आपको. सट्टे के अंदर वो बोलता है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज. ये इंश्योरेंस में कहाँ होता है सर? अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वैल्यू कम हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वापस उसको यहाँ तक ले आती है, ऊपर थोड़ी जाता है. तो जितना मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाती है. विन और लूज कहाँ हो रहा है? फिफ्थ, देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन टू बेट. इंश्योरेंस में अपन बेट नहीं करते हैं. और लास्ट, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक. हमने पढ़ा था इंश्योरेंस के अंदर
सपोज आपकी कार का इंश्योरेंस है, अब ऑल दो कार का इंश्योरेंस है, कभी ऐसा होगा नहीं कि आज सुबह उठ के आपने सोचा चल आज मैं अपनी कार ठोक के आता हूँ, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, नहीं, आप चाहोगे आपकी कार कभी ना ठुके, तो आपकी कार के अंदर इंटरेस्ट है, वेजर के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो नीचे के 3 पॉइंट की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इंश्योरेंस इज नॉट इक्वल टू वेजर। इसलिए इंश्योरेंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेजर एक वॉइड अग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, पढ़ लेते हैं फटाक से, सारे इजी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, there is an agreement between A and B which provides that if it does not rain on Independence Day in the year 2012, A will pay rupees 200 to B, and if it rains then B will pay the same amount to A. This constitutes wagering agreement. सट्टा है सर, as there is a mutual promise and each party stands equal chance of winning or losing. सेकंड पे आ जाते हैं सर। A and B enter into an agreement which provides that if Indian cricket team wins the World Cup, A will pay rupees 1000, and if other team wins, B will pay 1000 to A. Again, the agreement is wager. Neither A nor B has any control over the event. Last, MCD elections have concluded in the past, but the results and time of its occurrence are not known to A and B. A promises to pay 500 to B provided certain party has won the seat in particular area, and the same party has lost, then A will receive 500 from B. Subsequently they come to know that certain party has won the seat but B cannot recover 500. क्यों? वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल था सर। तो भले आपने बातचीत करी होगी पर आप लीगली रिकवर नहीं कर पाओगे, कोर्ट में नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आप जीतने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाओगे, लीगली नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। 4 और 4 पॉइंट आएंगे। एक बार जो आपको बोलेगा वो पहले 4 पॉइंट के अंदर जो वेजरिंग है, फिर बाजू में आएंगे 4 पॉइंट और जो बोलेगा वेजरिंग जैसे हैं पर वेजरिंग नहीं है, और आपका यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपको लिखा मिलेगा वहां पे लॉटरी। सेकेंड पॉइंट की बात करूं क्रॉसवर्ड पजल, गेम ऑफ स्किल्स। फोर्थ पॉइंट की बात करूं हॉर्स रेस। थर्ड पॉइंट की बात करूं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। बाजू में आते हैं जो वेजरिंग नहीं है, उसके अंदर पहले पॉइंट की बात करूं चिट फंड। लास्ट पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर रिपीट है बाकी दोनों पॉइंट, यहां पे आ जाएगा स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, और उसके ऊपर वापस से क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन, गेम्स ऑफ स्किल, ठीक है, जहां पे टॉपिक खत्म हो जाता है। नाउ इसमें पहले इजी पॉइंट की बात करते हैं, डिफिकल्ट पॉइंट मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। पहले आसान पॉइंट की बात करते हैं। ये सबसे आसान हो गया, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, कि सर हम कोई शेयर वेयर खरीद नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसके ऊपर हम सट्टा लगा रहे हैं। तो नाम में लिखा है स्पेक्युलेटिव, सट्टा, तो डेफिनेटली इट इज वेजरिंग, डेफिनेटली इट इज वेजरिंग। फिर 3 ट्रांजैक्शन और जो वेजरिंग है उसके ऊपर आते हैं। सबसे ट्रिकी पॉइंट आपको दिखेगा लॉटरी, जो आपको पढ़ के समझ में आएगा नहीं। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सर लॉटरी इलीगल होता है, पर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी अप्रूव करता है। लॉटरी जो खिला रहा है, जो इलीगल काम करवा रहा है, उसको जेल नहीं होगी। जो इनाम जीत गया उसको पैसा ना दें तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ऐसा आपको उस पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा लॉटरी वाले के अंदर।
लिखा उसको बेचने के अंदर ही है, पर आपको ऐसा दिखेगा उसके अंदर कि जो लॉटरी खिला रहे हैं ना सर, उसको जेल नहीं होगी। और कभी कभी लॉटरी गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर या गवर्नमेंट भी अप्रूव करता है, लाइसेंस देता है, पर वो है इलीगल। और अगर आप जीतोगे, आपको पैसा ना दे, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा आपको पे लिखना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये रहा। पढ़िए, मैं वेट करता हूँ। बहुत अजीब अजीब लगना चाहिए आपको पढ़कर, लॉटरी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट। आई विल वेट। वेटिंग। कनेक्टेड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये क्लास के अंदर ऊपर से छत गिर गया, कहीं ना कहीं इसके नीचे जो फ्लोर है, वहाँ पे जो दुकान है, उसको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर धड़ाक से नीचे गिरेगा तो यहाँ भी क्रैक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे कांड हुआ और उसका कोलेटरल इफेक्ट नीचे आया। कनेक्टेड। पढ़ लेना चाहिए अब तक आपने, बहुत अजीब अजीब लगना चाहिए आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा क्यों? सपोज मुंबई के अंदर ही है, नाम सुना होना चाहिए आपने, राजश्री लॉटरी। सपोज उसके पास 10,000 टिकट्स हैं बेचने के लिए। सपोज हर टिकट 100 रुपये का है और उसने सारे टिकट बेच दिए, तो बेसिकली हमारे पास कलेक्शन हो गया रुपीज 10 lakhs आई गेस, 10 लाख का कलेक्शन हो गया। ठीक है, सॉरी, एक खोखा हो गया, 1 CR। नाउ अच्छा, मैंने 1 लाख लिखा था। अयो, मैं 0 ठीक करके कॉमा ही लगा देता हूँ ना। 1 2 2 3। कितना ऑब्वियस है, जब टिकट परचेज करे होंगे उस पे ऊपर GST लगा होगा 28%, मतलब 28 लाख रुपीस गवर्नमेंट ले गया। जो लॉटरी खिला रहा है वो भी तो पैसा लेगा सर, रेम्यूनरेशन। उसने सपोज 2 लाख ले लिया, ठीक है, लॉटरी खिलाने वाले बंदे ने, मतलब पूल में बचा मेरे पास अब 70 लाख। कलेक्शन 70 लाख में से सपोज मिस्टर एक्स जीत गया, मतलब 10,000 में से उसका नाम आया, 16 की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाइज 0.0001, और मिस्टर एक्स 70 लाख जीत गया। कितना ऑब्वियस है, मिस्टर एक्स को 70 लाख नहीं मिलता है, उसको मिलता है 30% कटने के बाद, विच इज 49 lakhs। केबीसी में भी यही होता है, 30% काट लेते हैं, मतलब यहां से 21 लाख गया गवर्नमेंट के पास। इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। जैसे मैंने बोला इनकम टैक्स, मतलब यहां पे आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी के यहां पे आ गया स्टेट गवर्नमेंट। घूम फिर के इस पूरे सिनेरियो का मतलब ये निकल के आया कि सर जो बहुत अच्छी किस्मत वाला आदमी था, उसने 49 लाख कमाए, और बिना खेले गवर्नमेंट ने भी 49 लाख कमाए बाय टैक्सेस।
तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है गवर्नमेंट के लिए। तो कई बार गवर्नमेंट अप्रूव करता है लॉटरी को क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जो ये बंदा खिला रहा है इसको जेल भी नहीं होती, पर लॉटरी है इलीगल। हाँ, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है, अगर वो बोले हम खिला रहे हैं तो अलग बात है, बाकी इट इज इलीगल। देखते हैं एक बार, पहले जो हम बात करते हैं उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। राजश्री लॉटरी, ये रहा देख, करोड़पति बनने का टाइम आ गया। ओह नाइस। राजश्री के टोटल लकी विनर्स 1,91,000 एंड काउंटिंग। कुछ काम का दिखता है तो मैं देखता हूँ एक बार। सब औरतें ही जीती है बे, ऐसा कैसे? 10 लाख 20 लाख, देख आगे भी औरतें ही हैं। नाइस, किस्मत उनकी अच्छी होती है। ये रहा देख, जो मैं पढ़ा रहा था आपको, गवर्नमेंट पॉलिसी। मिजोरम क्लेम फॉर्म, गोवा क्लेम फॉर्म, वहाँ पे ये अलाउड है, लीगल है। गोवा में तो कैसीनो भी होता है, इनकेस आपको ना पता हो तो मैं 2-3 बार जा चुका हूँ और हार के आ चुका हूँ। ये देख, डायरेक्टोरेट ऑफ स्मॉल सेविंग्स एंड लॉटरीज, पणजी, गोवा। ठीक है, आपको क्लेम करना है तो आपको ये भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये देख, गवर्नमेंट लॉटरी, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और कौन सा है, नाम भूल गया मैं यार। परेश रावल एम्बेसडर है उसका, येलो और ब्लू कलर का उसका लोगो है। 1 करोड़ का प्राइज मनी है। सर्च कर लेते हैं, परेश रावल लॉटरी। मूवी नहीं बे, एडवर्टीजमेंट। डियर लॉटरी, ये देख, अगेन गवर्नमेंट लॉटरी। इसका कोई वेबसाइट नहीं है बे? अयो, अब तो ये सर्च करते हैं ना। डियर लॉटरी है। ओह, आज ही रिजल्ट है। टुडे 1 PM, 6 PM, 8 PM, 24/5/25। ठीक है, सट्टा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो जेल वेल आपको नहीं होगी। नागालैंड स्टेट अप्रूव्ड है, नागालैंड स्टेट लॉटरीज। आगे बढ़ते हैं। सैंक्शन मतलब नहीं, यहाँ पे सैंक्शन मतलब उन्होंने अलाउ करा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको लॉटरी। सेकेंड और फोर्थ बहुत अजीब है, आप खुद फाइंड करोगे तो आपको याद रहेगा। ट्राई करिए एक बार पढ़ के, सेकेंड और फिर फोर्थ छोटे छोटे से ही हैं और थोड़ा अजीब लगना चाहिए अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। 2 and 4, 30 seconds more। पढ़ लेना चाहिए अब तक। मैं सीधा आपको एक बार कंक्लूजन बताता हूँ जो आपको बहुत अजीब लगना चाहिए। वो आपको ऐसा बोल रहा है कि ऐसा है कि यहाँ पे अगर प्राइज मनी 1000 से ज़्यादा है तो वो सट्टा है।
1000 तक है तो वो सट्टा नहीं है। यहां तक भी सब कुछ ठीक था। फिर हॉर्स रेस आता है। 500 या 500 के ऊपर है तो वो सट्टा नहीं है। 500 के नीचे सट्टा है। एक्सैक्ट अपोजिट ऊपर वाले के लॉजिक के साथ। ऐसा आपने ऑब्जर्व करा होना चाहिए अगर ढंग से पढ़ा होगा तो। ऊपर वाले केस में ज्यादा अमाउंट पे सट्टा है, नीचे वाले केस में छोटे अमाउंट पे सट्टा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्रॉसवर्ड पजल, गेम ऑफ स्किल समझ में तो सबको आता है। लोकल ट्रेन में आपने देखा होगा बुढ़े लोग वो न्यूज़पेपर लेके सॉल्व करते रहते हैं, वो कुछ उसको भरते रहते पेन से। न्यूज़पेपर में जो आता है ना उसकी बात कर, सॉर्ट ऑफ सुडोकू यू कैन से। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे अंदर प्राइज मनी 1000 से ज़्यादा है मतलब सट्टा है सर। पे वो इंडिया का यूथ रोज सुबह उठ के वही काम करेगा फिर। तो 1000 रुपये तक सट्टा नहीं, 1000 के ऊपर सट्टा, एकदम सेंसिबल। पॉइंट नंबर 4 उल्टा हो जाता है सर। बोलता है हॉर्स रेस के अंदर अगर विनिंग अमाउंट 500 से कम है तो उसको हम सट्टा बोलेंगे। ना क्वेश्चन ऑब्वियसली उसका लॉजिक क्या? फिर ऊपर का लॉजिक मैंने बताया आपको, नीचे का लॉजिक क्या? ना कोई लॉजिक नहीं। हम गरीबों को दूर रखना चाहते हैं यहाँ से। अमीर अगर हार भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर गरीब नहीं हारना चाहिए। यहाँ पे किसी की जेब से कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है। यहाँ तो जा रहा है सर। एंड वी डोंट वांट कि गरीब लोग आके रेस कोर्स में पैसा लगाएं और हार जाएं और उनके पास खाने का भी पैसा ना हो। ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं 1872 का एक्ट, इसलिए अमाउंट छोटा लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि हम गरीबों को ऐसे दूर रखना चाहते हैं। एंड हेंस कम पैसे पे हमने बोल दिया सट्टा, ज्यादा पैसे को हम सट्टा नहीं बोल रहे हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ हॉर्सेस वाला पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। दैट इज ऐसे ट्रांजेक्शन जो लगेगा आपको सट्टा है पर वो सट्टा नहीं है। उसके अंदर पॉइंट नंबर 3 सबको समझ में आता है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। हम एनालाइज करके शेयर्स परचेज करते हैं, वो सट्टा नहीं है सर, इट इज अगेन स्किल्स। पॉइंट नंबर 2 भी हमको ऑलरेडी आता है कि सर अगर प्राइज मनी 1000 रुपये तक है तो उसको सट्टा नहीं माना जाता। दैट ऑल्सो वी नो ऑलरेडी। तो 2 पॉइंट तो हमको ऑलरेडी आते हैं। फोर्थ पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सट्टा नहीं होता, उसको तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, आपका नुकसान से बचाने के लिए होता है, तो ऑब्वियसली वो भी सट्टा नहीं। चिट फंड का मतलब शायद आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं। इट इज जस्ट लाइक अ किटी पार्टी। जैसे किटी पार्टी में कैसा होता है, सपोज 15 लेडीज है, ठीक है, और 15 लेडीज एवरी मंथ 1000 रुपये कंट्रीब्यूट करती है। मतलब हर महीने 15,000 का कलेक्शन होगा, एवरी मंथ 15,000 का कलेक्शन होगा। अब उन 15 लेडीज के नाम की एक चिट बनेगी। हम चिट उठाएंगे, सपोज नाम आया मिसेस एक्स का, तो पूरा 15,000 अपन उस मिसेस एक्स को दे देंगे। फिर अगले महीने वापस 15 की 15 औरतें 1000 रुपये देगी। इस बार एक्स का नाम नहीं होगा, मतलब अगली बार किसी और दीदी का नाम आएगा, उसको हम 15,000 देंगे। मतलब 15 बार में 15 लेडीज का नाम आने ही वाला है। सॉर्ट ऑफ सेविंग स्कीम होती है ये। विन और लॉस का हो रहा है सर यहाँ पे। एंड हेंस उसने बोला चिट फंड भी सट्टा नहीं है। पढ़ सकते हैं आप पूरा पॉइंट, मैं वेट करता हूँ। यूनिट नंबर 3 खत्म हो चुका है डिफरेंस बिटवीन के अलावा। तो आपके पास है पढ़ने के लिए ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर एंड ट्रांजेक्शन रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग बट आर नॉट वॉइड। मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ सिर्फ, जल्दी करिएगा। वेटिंग 5 मिनट्स।
डाउट है पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन पे आते हैं जहाँ पे अपना यूनिट नंबर 3 खत्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजिंग अग्रीमेंट। देखते हैं क्या बोलता है। पहला मीनिंग, इंश्योरेंस वाले के अंदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंडेमनीफाई मतलब नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन सॉर्ट ऑफ। तो नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन द लॉस। बाजू में प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग मतलब सट्टा। कंसिडरेशन ऑब्वियसली इंश्योरेंस में होता है, मैं आपको प्रीमियम दूंगा, आप मुझे कवर दोगे। बाजू में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, देयर इज नो कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन होता है, म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है। फिर थर्ड पॉइंट आपको मैंने बहुत डीप में पढ़ाया कि सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, मेरी कार के अंदर। बाजू के अंदर नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर पहले पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं जो इजी है इसलिए। एनफोर्सेबिलिटी, आई थिंक वी ऑल नो दिस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड एनफोर्सेबल होते हैं, हम सब उसमें एंटर कर चुके हैं। वेजिंग हम अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। बहुत ही आसान पॉइंट अगेन, वैलिड, एनफोर्सेबल, वॉइड, अनएनफोर्सेबल। प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुअल कैलकुलेशन कि भाई इतना रिस्क है तो इतना प्रीमियम होगा, और यहाँ पे नो सच लॉजिक, कोई कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है। आपकी औकात के हिसाब से डिपेंड करेगा आप कितना सट्टा लगाते हो। लास्ट वाला इंश्योरेंस बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी कि भाई आप रातों रात रोड पे ना आ जाओ, आपकी फैक्ट्री जल गई, आप रोड पे ना आ जाओ। यहाँ पे अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर। फोर्थ पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। जो हमने पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा, इंडेमनिफाई करता है। बाजू में लूजर हैज टू पे द फिक्स अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। द क्वेश्चन इज एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिखा सर? नहीं वो तो है, ठीक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर एक्स की बीवी मर गई, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम देखो दूसरी बीवी ला के देते हैं, नॉट रिप्लेसेबल। ठीक है, इंसान रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, नुकसान की भरपाई, क्योंकि उसमें नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंस हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान, कभी एग्जाम में आया नहीं, ऐसे ही नॉलेज के लिए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप ले सकते हैं छोटा सा ब्रेक 5 से 10 मिनट का, एंड देन वी डू Q&A। तो रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, ब्रेक लेना तो ब्रेक ले लो, वॉशरूम, पानी, जो भी, 5 to 10, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स, यूनिट 3 के। यूनिट नंबर 3, बहुत सारे क्वेश्चंस है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कुछ तो कट गए, लैपटॉप में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो मैं अभी रिसेंटली करा वो पहले कर लेते हैं। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप आराम से। चलना यार, आया आ गया। Whether X could be restrained from doing so, cannot be restrained। और कोई है कैन वाला, कैन बी restrained वाला? नहीं? हाँ सर, आपका आंसर क्या? कैन, क्यों?
क्या हो सकता है? अपनी मर्जी से कभी भी जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था 2 साल, और लिखा हुआ था कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते 20 किलोमीटर तक, विच इज़ वेरी मच रीजनेबल। 20 किलोमीटर इज़ वेरी मच रीजनेबल। ये देख, और यहाँ लोग बोल रहे हैं कैन नॉट। ये रहा मेरा लॉजिक। आगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थ्री क्वेश्चन हो गया। चार्जिंग में लगा कि मुझे बाहर जाना था। क्वेश्चन वॉज, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिंग अग्रीमेंट? लिस्ट आउट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सिमिलर टू वेजरिंग बट आर नॉट कंसीडर्ड एज वेजरिंग। तो आपको लास्ट वाला पॉइंट लिखना था बेसिकली, जिसके अंदर चिट फंड आएगा, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन आएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और अप टू 1000 वाला आएगा। गेम ऑफ स्किल अप टू 1000। सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में जून 24 के अंदर। मैं भी वही ओपन करूंगा पहले, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। लगेगा इसको 2 मिनट। टेस्ट नहीं बना आपका अब तक एक भी रॉ का? नहीं, अब तक बोल रहा हूँ। हुआ, चलो हुआ। बाकी सब्जेक्ट का 2 मैथ्स का हो गया, मेरा एक भी नहीं हुआ। और मैंने सुना कि आपके स्कोर बहुत गंदे आए थे, ऐसा भी सुना मैंने कुछ। हाँ, दिया ही नहीं, बोलो सबसे बेस्ट दिया ही नहीं। चल चल चल, इको कौन बना आपको? दगली सर, यश दगली। मुझे किंजल में पढ़ा रहे होंगे शायद। अकाउंट्स, उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में पूरा या आधा आधा? नाइस। पेपर देखा था मई 25 का? बाकी सब्जेक्ट का भी। इको का कहाँ से मिलेगा पागल लड़की? इको और मैथ्स का कहाँ से मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे मिल सकता है? पेपर कहाँ से आ गया? अरे एमसीक्यू पेपर होता है ना, सबमिट करना होता है।
मैथ्स का रिटर्न में होता है? क्वेश्चन पेपर ये कब से होने लग गया बे? मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ। अच्छी बात है। लॉ का नहीं देखा? लॉ का तो अपन अभी सॉल्व भी कर सकते हैं। दिखाया था मैंने, करा था अपने सॉल्व। स्मॉल कंपनी वाला, सेक्शन 8 कंपनी वाला, बहुत ही आसान था लॉ का पेपर। आई हर्ड मैथ्स का डिफिकल्ट था, ऐसा मैंने सुना। मैंने ऐसा सुना लोगों के उससे कि डिफिकल्ट था। तुम अगर क्लास में आके लेक्चर अटेंड करे तो तुमको तो इजी ही लगना चाहिए, बिकॉज सब फैकल्टी अच्छे ही हैं यहाँ पे कंपेयर टू आसपास की क्लासेस। हो गया चालू, अब बस यहाँ पे आ जाए। भाव क्यों खाता है यार ये इतना? आया आया। हाँ तो हम क्वेश्चन कर रहे थे यूनिट 3 का। May 20 क्वेश्चन बहुत थियरी क्वेश्चन था, बकवास। May 21 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अयो अब ठीक है। स्क्रीन गायब। नाइस। आ गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। agreement topic trafficking related to public offices। टाइटल भी पूछा है क्या? टाइटल इसमें नहीं आएगा। हाँ वो पूरे टॉपिक का नाम वो है, इसमें तो हम सिर्फ वही लिखेंगे ना, पर पब्लिक ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं। आगे कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, डिफिकल्ट। अरे वो तो दिख रहे थे एग्जाम का क्वेश्चन, मैं दिखा रहा था आपको। जून 24 में आया था क्वेश्चन नंबर 6 का पी, ऐसा मुझे याद है। ये जून 24 आर्टिकल है, पास पेपर्स। ये पास पेपर्स जून 24 क्वेश्चन नंबर 6। ये सर 6 मार्क का क्वेश्चन है, कैन सी। एक्सप्लेन द टर्म वेजिंग एग्रीमेंट इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमने मार्क करवाया था आपको, वो लिखना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन सम ट्रांजेक्शंस रिजेंबलिंग विद वेजरिंग बट आर नॉट वॉइड, जो लास्ट टॉपिक था 4 पॉइंट वाला। आंसर पे आते हैं एक बार। ये सर
पहले वेजरिंग का मतलब और फिर वो 4 ट्रांजेक्शन। हेड पॉइंट परफेक्ट होना चाहिए, अंदर का खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पढ़ लो, पढ़ना है तो रिवाइज हो जाएगा। वन टू थ्री फाइव कहाँ से आ गया भाई, 4 की जगह 5 4, ठीक है। आगे अब करते हैं डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस। यूनिट 4 के मुझे उठाने पड़ेंगे। जून 18 क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड 4 का सेकेंड। वैलिड वाइट पूछा है, पढ़ लेना चाहिए था आपने। और आपका आंसर होना चाहिए वॉइड, क्योंकि फॉरएवर लिखा गलत, एनीवेयर इंडिया लिखा गलत, दोनों ही गलत। कोई एक होता तो भी गलत ही होता, दोनों ही एक्सट्रीम लिखा उसने। आंसर देखते हैं 4 का 2, पढ़ सकते हैं। सेक्शन 27। आगे ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 3। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा ही कर सकते हैं ABCD। कैसे हो सकता है क्या? अगर घर पे हकेंगे एसी वाला सोचना पैसे दे कर रहा है, कैसे वैलिड हो सकता है? ऑब्वियसली वॉइड है। सेक्शन नंबर 26 मैरिज ब्रोकरेज वाला, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाला, फिर सेकंड वाला 29 वाला अपना इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी 50cc लगा सकते हो। फिर सी वाला सेक्शन 27 अग्रीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एनीवेयर इंडिया फॉरएवर। फिर डी वाला 28 अग्रीमेंटेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और लास्ट वाला वैलिड बिकॉज़ एलियन फ्रेंड लिखा हुआ है, एनिमी नहीं लिखा हुआ। एलियन मतलब इंडिया के बाहर का। अब वो फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है। फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ना, एनिमी के साथ नहीं कर सकते। तो पहले 4 पॉइंट, आखिरी वाला वैलिड। पहले 4 पॉइंट, आखिरी वाला वैलिड। पहले ना हक ये में कैसे रॉन्ग कर सकते हैं आप? इसमें मैं सब क्लास में करवा रहा हूं, एग्जाम में जाके आप देख लो कितना हक के आते हैं। पढ़ सकते हैं रीजन के साथ। आगे वैलिड होगा ना, उसने क्या लिखा है? वैलिड तो लिखा है। एलियन फ्रेंड है, फ्रेंड बुक में लिखा है ट्रेडिंग विद एनिमी, ये फ्रेंड है। मतलब इंडिया और रशिया
उसके तो ट्रेड कर ही सकते हैं ना। सिर्फ डी कर सकते हैं। फोर का डी ट्रेडिंग विद एनिमी में जाएगा ये, वॉइड एग्रीमेंट, ये रहा 4 का डी। आगे और भी कर सकते थे, मैं देख लेता हूँ। December 23 क्वेश्चन नंबर 5। माँ कसम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन। 5 का 1 2 3। फर्स्ट का रॉन्ग आंसर, सेकंड का सेकंड वॉइड, तीसरे का तुक्का। इतना सोचा मैंने, तुक्का मारा। रीजंस अबे वैलिड है फर्स्ट वाला, सेकंड बोल। दो जने केस लेते हैं जो दो जुरिडिक्शन में आता है, मतलब मेरा एक्सीडेंट अगर होता है गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे, तो या तो केस गुजरात में लड़ेंगे या महाराष्ट्र में लड़ेंगे। दोनों में कैसे लड़ सकते हैं? दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम गुजरात में लड़ेंगे, ये तो वैलिड ही है ना। दो जगह केस वैसे भी कैसे लड़ सकते हैं? तो लोग डिसाइड करें कि एक जगह लड़ेंगे एक जगह नहीं लड़ेंगे, तो सेंसिबल ही है ना, एक ही जगह लड़ सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इज वैलिड। सेकंड कंसेंसस एट आइटम या बायलैटरल मिस्टेक, दो में से कुछ एक बोलना था। तीसरा रीसेंट ऑफ ट्रेड की कंडीशन रीजनेबल है, ठीक है सही है। तो हमारा आंसर हुआ हाँ ना हाँ। पढ़ सकते हैं आप लॉजिक के साथ। अभी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो स्पेशली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन बचा है, मैं चेक कर लेता हूँ। आखिरी September 24 क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट ही हो गया यार। रिपीट ही है, हमने बी करा था उसका, चाइना वाला सेम ही है। पास पेपर्स में देखता हूँ कोई अच्छा मिलता है तो। अब मैं देख ही रहा था, मुझे 2 मिल भी गए थे, और देखते हैं। तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ। 2 मिले थे मुझे, अभी मैं देख रहा था तो जुलाई 21 में दिखा था एक। पढ़ सकते क्वेश्चन 1 का A B C D, और मुझे दिख रहा है, तब तक मैं दूसरे देख लेता हूँ। सिक्स का A, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कहाँ सेम है? सेम है नहीं भाई, फर्स्ट अलग है ना। अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन केस ऑफ ब्रीच। सेक्शन नंबर के साथ आना चाहिए 28।
रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आएगा और वो वॉइड बना जाएगा। सेकंड मैंने कहा था एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अभी अपने करा कि वो वैलिड है। तीसरा वाला वॉइड है, चौथा वाला वैलिड है। देखते हैं आंसर। ये रहा फर्स्ट वाला वॉइड, सेक्शन नंबर के साथ आना चाहिए था, लाइक आई सेड 28। This clause is restriction of legal proceedings because it restricts both the parties from enforcing the legal rights. नीचे भी वही है पर 28 लिखेंगे, 23 का सेंस नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ हम कर चुके हैं। कुछ नहीं बचा और क्वेश्चन मुझे ढंग का नहीं मिला। यूनिट 4 बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा है। यूनिट नंबर 4 सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डिफिकल्ट और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं। स्टार्ट दिस अफ्रेश, यूनिट नंबर 4 सुपर इंपॉर्टेंट है। देखना है क्वेश्चन मिला ही नहीं अपन को। अल्ट्रा वायर्स का मैंने आपको थे तो लिखवा दिया ना कि अल्ट्रा वायर्स है, ट्रेसेबल है तो क्या, ट्रेसेबल नहीं है तो क्या, लिख कर या डिस्कस वाले। चलो अभी कर लेते हैं, इसमें रह ही जाएगा बार बार, अभी टाइम है तो कर लेते हैं कि मुझे यूनिट 4 तो स्टार्ट नहीं करना फॉर श्योर, फ्रेश माइंड चाहिए उसके लिए। पहला थ्योरी क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर कंपनीज एक्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स ऑफ द कंपनी। 7 मार्क्स। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, पर एग्जाम में 4-5 मार्क का ही आता है। पहले अल्ट्रा वायर्स समझाना पड़ेगा, केस लिखना पड़ेगा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। 4 कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस मीनिंग था, आपने एमओए के या स्टैट्यूट के बाहर कुछ काम किया तो वो अल्ट्रा वायर्स है एंड वो नल एंड वॉइड है। दूसरा, आपने कुछ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन करा तो उसको यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते। तीसरा, आपने कुछ अल्ट्रा वायर्स करा डायरेक्टर्स के, पर इंट्रा वायर्स द कंपनी है वो रेटिफाई हो सकता है। आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स कुछ करा वो भी रेटिफाई हो सकता है बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग। आगे 7 मार्क का ये क्वेश्चन हमने किया था शायद, अगर नहीं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पांच में से 4 अल्ट्रा वायर्स है, 4 में से 3 ट्रेसेबल है तो 3 वापस आ जाएगा, 1 ट्रेसेबल नहीं तो वापस नहीं आएगा। हाँ देख लो, एक बार पढ़ लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? अपने आप ही बंद हो जाता है। कितने मूड स्विंग्स? कुछ टच भी नहीं करा, ऐसा ना कि वायर हिल गया और डेलीकेट बेचारा अपने आप ही आ गया। पढ़ लेना चाहिए अब तक। आंसर पे आते हैं। $5 करोड़ में से 1 करोड़ इंट्रावायर्स और 4 करोड़ अल्ट्रावायर्स, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इन 4 में से 3 ट्रेसेबल है तो ये पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, भले अल्ट्रावायर्स था। और इसमें से 1 ट्रेसेबल नहीं है, इसको भूल जाने का। ये आंसर हुआ।
सेम ही क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं एक बार। कौन सा पेपर है ये? MTP 10। तो इसका आंसर मिलेगा मुझे लास्ट में। MTP 10 का 3 का B का 1। ओके, लास्ट में मिलेगा एकदम। मिल गया। हाँ, पढ़ सकते हैं आंसर। इनके सबको याद नहीं है तो पहले तो इंट्रोडक्शन है, वो तो क्या पढ़ना, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। इतना देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। डन। एक और देखते हैं कोई अच्छा मिलता है तो। सेम है, ये भी वही है। नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, पास पेपर्स। एक तो अभी आया था May 25 में, देखा था लास्ट क्लास में। उसके अलावा देखते हैं। अल्ट्रावायरस, December 21, क्वेश्चन नंबर 1 का B AK। फिर एक और मिला, पहले ये कर लो। 1 का B। आंसर पे आते हैं। अल्ट्रावायरस है तो रीपे करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसने बोला स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल। सर रेमेडी है, आपने अगर खर्चा नहीं करा, सामने वाले को आपने पैसा दिया, उसने खर्चा नहीं करा, तो इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं, उसको खर्चा करने से रोक सकते हैं। और कंपनी तो पैसा देगा नहीं, पर जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसके ऊपर अपन केस कर सकते हैं, जो हमने ऐशबरी में ही पढ़ा था। ये रहा, पढ़ सकते हो आंसर पूरा। एक क्वेश्चन और है। इसमें से हम ब्रेक में निकाला 30 करोड़ 6 करोड़। एक्शन जनरेटर्स, नवंबर 22 मई 22 में है 5 का B। कर लिया हमने ऑलरेडी। 6 मार्क का एग्जाम का क्वेश्चन 8 में देखा था। अल्ट्रावायरस का मतलब और उसके कॉन्सिक्वेंसेस 6 मार्क का एग्जाम में भी आ चुका है। डन। और कुछ है नहीं अल्ट्रावायरस के क्वेश्चंस, जा सकते हैं आप। उस क्वेश्चन में से 2 ही आएंगे, इंजंक्शन और डायरेक्टर के अगेंस्ट केस। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती पैसों के बारे में तो हम बोलते पैसा खर्च करा, ट्रेसेबल है तो वापस आएगा, ट्रेसेबल नहीं है तो वापस नहीं आएगा। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी।
कोई मैथ्स से क्लास से आके गया है? मैथ्स में आया तो चला गया सब लोग इतने irregular हो जाते हैं। करेंगे क्लास में मिला कोई क्वेश्चन मिला नहीं है करेंगे क्लास में। मैं काम करता हूँ मॉक टेस्ट पेपर की शीट तुमको सेंड कर देता हूँ, उसमें मिल जाएगा तुमको सारा। फेरी क्वेश्चन बुलेट फॉर्म में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बना सकते, छोटे छोटे बहुत सारे पैराग्राफ बना देने का। हाँ उसके अंदर 200 सभी आते हैं, एक्स एम्प्लॉइज और मेंबर्स नहीं आते, मेंबर्स और एम्प्लॉइज नहीं आते, और जॉइंट शेयर को अपन एक काउंट करते हैं। एक्स एम्प्लॉइज प्लस मेंबर्स काउंट नहीं करते, करंट एम्प्लॉइज प्लस मेंबर्स काउंट नहीं करते, बाकी सबको काउंट करते हैं। कहा था उसका अपने क्वेश्चन एक वापस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में याद दिला एक बार।